एक गांव में मुखिया पहलवान सिंह, उसकी पत्नी सरिता, उसका बड़ा लड़का सरद और उसकी छोटी लड़की सरोज रहती थी। पहलवान सिंह गांव का मुखिया था। भला ही वो गांव का मुखिया था, लेकिन इस बात का घमंड उसे थोड़ा सा भी नहीं था। इसी प्रकार सरद भी अपने पिता की तरह सच्चा था। उसे भी किसी बात का घमंड नहीं था। देखो भैया, देखने में शरद एकदम मुखिया जी पर गया है। अरे भैया, देखने में ही नहीं बल्कि गुण भी मुखिया जी के जैसे ही हैं। कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटते, दोनों बाप बेटे। तभी उनके पास सरद आ जाता है। राम राम काका, आज किन ख्यालों में खोए हुए हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही पालतू बैठे थे तो एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे। चलो अच्छा है काका, लड़ाओ अपने अपने गप्पे। इतना बोलकर शरद वहां से चला जाता है। वहीं उनके विपरीत मुखिया की पत्नी सरिता और उसकी लड़की सरोज एकदम घमंडी थीं और मुखिया के पद का पूरा फायदा उठाती थीं। अगर किसी ने उनसे कुछ भी कह दिया तो वो दोनों माँ बेटी उनको 3-4 पकड़ाती थीं। मुखिया के घर की महिलाओं से बात करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। शाम का समय, मुखिया और उसकी पत्नी। आज फिर से तुमने गांव वालों के साथ दुर्व्यवहार किया? मुखिया की पत्नी हूँ, कोई ऐरा गैरा मेरे से कुछ भी बोल दे और मैं उसको जवाब ना दूं, ये संभव ही नहीं है। आपके जैसे मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। तुमसे कुछ भी बोलो, तुम सदैव उसको उल्टा लेकर दौड़ती हो। दोनों माँ बेटी को राज करना पसंद था, न कि काम करना। एक दिन शरद दूसरे गांव में कुछ काम से घूमने जाता है। वहां वो देखता है एक बूढ़ी औरत अपना सामान उठाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रही है। तभी उस बुढ़िया के सामने एक सुंदर सी लड़की आ जाती है और वो उस बुढ़िया से बोलती है, दादी माँ, मैं आपकी मदद कर दूं? ये सामान आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। अरे बेटी, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं कम कम करके सारा सामान घर ले जाऊंगी। मैं भी तो उधर ही जा रही हूँ दादी। मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूंगी तो मैं क्या कमजोर हो जाऊंगी? मुझे मालूम है तू कितनी जिद्दी है। हाँ, ले चल। तुझसे मना करना मतलब तेरा और मेरा दोनों का समय खराब करना। हाँ, ले चल बेटी। ये पूरी घटना शरद देख रहा था। जैसे ही वो दोनों बुढ़िया के घर की ओर बढ़ती हैं, तो शरद भी उनके पीछे पीछे चल देता है। मोहिनी बुढ़िया का सारा सामान उसके घर पर पहुंचा देती है। जुग जुग जियो मेरी बेटी, तुम्हें राजकुमार सा दूल्हा मिले। दादी, आप तो कुछ भी बोलती हो। अभी तो मुझे BA उत्तीर्ण होना है, इसके बाद कोई दूल्हा देखूंगी। इतना बोलकर मोहिनी वहां से चली जाती है। इधर शरद बुढ़िया के पास आ जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं दादी, पास ही के गांव के मुखिया का लड़का शरद हूँ। कुछ काम से इस गांव में आया था, परंतु जिस लड़की ने तुम्हारी मदद की है उसको देखकर मैं अपना काम ही भूल गया कि मैं किस काम से इस गांव में आया था। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो? बेटा, तुम ठहरे मुखिया के लड़के और वो ठहरी एक गरीब किसान की लड़की। उसके बारे में तुम जानकर क्या करोगे? गरीब अमीर होने से कुछ नहीं होता है दादी, और मैं गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता हूँ। इंसान अपने गुणों से जाना जाता है, न कि गरीबी अमीरी से। आप तो मुझे उस लड़की के बारे में बताइए। बातों से तो तुम बहुत ही समझदार लग रहे हो और गुणवान भी। उस लड़की का नाम मोहिनी है और वो सदा किसी ना किसी की मदद करती रहती है। बहुत ही गुणवान लड़की है। जिस घर में जाएगी वो घर बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। चलो अच्छा है दादी, मैं अपने पिताजी के साथ एक बार जरूर आऊंगा उस लड़की का हाथ मांगने के लिए। अगर ईश्वर ने जोड़ी बनाई होगी तो वो मुझे मिल ही जाएगी। इतना बोलकर शरद वहां से चला जाता है। और घर पहुंचकर मुखिया को सारी घटना सुनाता है।
मुखिया तो खुश होता है, लेकिन शरद की माँ और बहन ये बात सुनकर खुश नहीं होती हैं और सरोज बोलती है, क्या भैया, आप भी हर किसी के बहकावे में आ जाते हो? हम क्यों किसी गरीब की लड़की को हमारे घर की बहू बनाएं? हम तो किसी बड़े घराने की राजकुमारी को अपने घर की बहू बनाएंगे। बेटी, गरीब अमीर ना देखो, व्यक्ति के गुण देखो। जहाँ गुण अच्छे होते हैं ना, वहाँ रंक भी राजा बन जाता है, और जहाँ गुण अच्छे नहीं होते हैं ना, वहाँ के राजपाट डूब जाते हैं। इतना सुनकर दोनों माँ बेटी शरद और मुखिया जी के खिलाफ हो जाती हैं। अगर इस घर में उस गरीब की लड़की आएगी तो हम नहीं रहेंगे इस घर में। जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर मुखिया और शरद मोहिनी के गांव की ओर चल देते हैं, मोहिनी का हाथ मांगने के लिए। और कुछ दिनों बाद मोहिनी और शरद का विवाह हो जाता है। मुखिया, शरद और मोहिनी दरवाजे पर खड़े हैं। अरे सरोज बेटी, देखो कौन आया है। जल्दी से पूजा की थाली लगा लाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ खास लाए हैं। कई बार बुलाने पर बड़ी मुश्किल से सरोज अपने कमरे से बाहर निकलती है। अपनी माँ को और बुला लो, बहू का गृह प्रवेश भी तो कराना है। सरोज मुंह फुलाकर बोलती है, हाँ, बुलाती हूँ माँ। पिताजी बुला रहे हैं, महारानी आई हैं, उनका गृह प्रवेश करवाना है। दोनों उदास मन से मोहिनी का गृह प्रवेश करती हैं। इधर सरिता, मुखिया और सरोज। अरे तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? घर में बहू आई है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। पिताजी, आपने हमारी मर्जी तो पूछी ही नहीं। आपने अपने मन का सौदा किया। हम खुश हों या नाराज, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? लगता है बेटी, अपने लिए अब दूसरा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि गुणवान और गुणहीन व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते हैं। तुम दोनों से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। सुबह का समय, रसोई घर में से सुंदर सुंदर पकवानों की स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अरे आज तो खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है रसोई घर में से। चलो चलकर देखती हूँ क्या क्या बना है। मोहिनी सरोज को रसोई घर में आते देख बोलती है, अरे आप जाग गई? चलो मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। वो बाद में लगाना, पहले जाकर माँ को पानी दे आओ, उन्होंने बोला है। जी, मैं अभी जाती हूँ। मोहिनी सरिता को पानी देने के लिए चली जाती है। अरे वाह, इसने तो बहुत सारे पकवान बनाए हैं। चलो एक बार चक्कर देख लेती हूँ। सरोज सभी में से एक एक पकवान खा लेती है। इसने तो बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। लगता है माँ को अपने तरफ करना चाहती है। पिताजी और भैया को तो इसने अपने पाले में कर लिए, पर माँ को नहीं जाने दूंगी उसके पाले में। अभी देख मैं क्या करती हूँ। अब खुश करके दिखाना मेरे परिवार को। सरोज गुस्से में सारी सब्जियों में मिर्ची तेज कर देती है और जितने भी मीठे पकवान थे उनमें नमक डाल देती है। इधर मोहिनी, लीजिए माँ जी पानी। अभी मेरा सोने का समय है और तूने मुझे इतनी सुबह सुबह जगा दिया। और तेरे से किसने बोला मेरे कमरे में अंदर आने पर? मुझे नहीं चाहिए ये तेरा साधु सत्कार। और मेरी बहू किसी गरीब की बेटी हो ही नहीं सकती है। मेरी बहू तो किसी बड़े घराने की बेटी होगी। और आज के बाद मेरे सामने मत आना, मनहूस कहीं की। मोहिनी सिर झुकाकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आकर अपने पति से बोलती है, माँ ने मुझसे सही से बात नहीं की। जब तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ अभी तुम्हें देख रही है कि तुम उनके लिए क्या क्या कर सकती हो, और जब तुम उनकी शर्तों में उत्तीर्ण हो जाओगी तब वो तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी। अरे बहू, जोर की भूख लगी है, लाओ अब तो कुछ खाना खिला दो। मोहिनी सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही सभी लोग खाने का एक एक निवाला लेते हैं तो सभी के कानों से धुआं निकल जाता है। अरे इतना तीखा! आहा, पानी पानी। बहुत तीखा है। अरे बहू, पानी पानी। आज ही मारना चाहती है हमें? इतना तीखा खाना कौन बनाता है? छी! आहा आहा आहा।
आह, सभी के लिए मीठा दो मीठा, जिससे मुंह की जलन कम हो जाएगी। मोहिनी सभी के लिए मीठे मीठे पकवान दे देती है। जैसे ही सभी लोग मिठाई खाते हैं तो सारा खाना बर्बाद कर दिया। ये मीठे हैं, इनमें नमक कितना ज्यादा है। ये तो मुंह से भी नीचे नहीं उतर रहे हैं। सभी लोग खाने पर से उठ जाते हैं। देखो पिताजी, तुम्हारी गुणवान बहू कहीं नमक ज्यादा खिला रही है तो कहीं मिर्ची। लगता है इसने तो हमें राक्षस समझ रखा है। माँ चलो, लगता है आज का खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। हाँ बेटी, गुणवान लोगों का स्वाद देख लिया आज हमने। और हाँ सुनो महारानी, ये सारा खाना तुम्हें ही खाना है। यहाँ कोई अनाज मुफ्त में नहीं आता है, खड़े पसीने की मेहनत से आता है। अगर इस खाने को बाहर फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। मैंने तो सब कुछ ठीक बनाया था, फिर ये कैसे हो गया? मोहिनी को वही तीखा खाना खाना पड़ा। इसी प्रकार सरोज और सरिता मोहिनी को तंग करने लगी। वो घर का सारा काम करती। इधर दोनों माँ बेटी को घर के काम से पूर्णतः आज़ादी मिल गई थी। इस आज़ादी का वो दोनों भरपूर फायदा उठाती थीं। खूब एक दूसरे से गप्पे लड़ाती थीं और मोहिनी से ही हर छोटा बड़ा काम करवाती थीं। फिर भी वो दोनों माँ बेटी मोहिनी को बुरा भला बोलती रहती थीं। मैंने आपसे शादी के पहले ही बोला था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, लेकिन यहाँ तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ। फिर भी आप पुस्तक ले आना, कल से कुछ समय निकालकर परीक्षाओं की तैयारी कर लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैंने तुमसे कब मना किया कि तुम अपनी पढ़ाई जारी मत रखो? रही काम की बात तो मैं आज ही सरोज से बोल देता हूँ, जिससे वह तुम्हारे काम में हाथ बटा लिया करेगी। इतना कहकर शरद सरोज के पास जाता है। सरोज, तुम्हारी परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है और मोहिनी की भी। क्यों ना तुम दोनों साथ में मिलकर घर का सारा काम कर लिया करना और दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई कर लिया करना। इतने में ही सरिता बोलती है, आ गया पत्नी का गुलाम। उसको अपनी पत्नी की फिक्र हो रही है, ना कि मेरी बेटी की। माँ, मैंने पढ़ने से थोड़ी मना किया है। दोनों साथ में पढ़ेंगी तो दोनों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और ये मोहिनी को थोड़ा काम करा लेगी, जिससे मोहिनी को भी पढ़ने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। मोहिनी इस घर की बहू है, कोई बेटी नहीं, और वही इस घर का पूरा काम करेगी। मेरी बेटी पूरा समय पढ़ाई में देगी, समझे? मेरी परीक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण है, फिर भी आप भाभी का पक्ष लेकर आ गए। उनकी तो शादी हो गई, अब क्या करेंगी पढ़कर? मेरा तो अभी पूरा भविष्य रखा है इस पढ़ाई पर। जाकर बोल देना महारानी से, पहले घर का काम, इसके बाद पढ़ाई। शरद अपनी माँ और बहन की बातों को सुनकर वहां से निराश होकर चला जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब काम कर लूंगी और समय निकालकर पढ़ भी लूंगी। मुझे पता है तुम सब कर लोगी। मोहिनी सारा घर का काम जल्दी जल्दी कर देती है और काम करने के बाद वो पढ़ने बैठ जाती है। अरे सरोज, महारानी किधर गई? दिख नहीं रही है। सारा काम करके पढ़ने बैठ गई महारानी। अभी करवाती हूँ इसको पढ़ाई, तू देख। सरिता उठकर मोहल्ले में जाती है। अरे भावना, अरे कुसुम, कहाँ हो? इस प्रकार सरिता मोहल्ले की कुछ औरतों को अपने पास बुला लेती है। हाँ मुखियाइन जी, बोलो कैसे याद किया? अरे वो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी बहू का मुंह दिखा दूं और उसके हाथों का खाना खिलवा दूं। आप सभी के घर का मैंने खाया है तो मुझे भी तो खिलाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ मुखियाइन जी, क्यों नहीं, आप तैयारी करवाइए, हम अभी आते हैं तैयार होकर। इतना कहकर सभी औरतें अपने अपने घर में चली जाती हैं और सरिता अपने घर आ जाती है। महारानी, कमरे से बाहर निकलोगी या हम ही आपके पैर दबाने के लिए आपके कमरे में आ जाएं? इतना सुन मोहिनी एकदम अपने कमरे में से बाहर निकलती है। हाँ माँ जी, बोलिए। मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही हैं खाना खाने। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कुछ स्वादिष्ट पकवान बना दो। और सुन, सही से बनाना, नहीं तो उस दिन की तरह कर देना, कहीं नमक ज्यादा तो कहीं मिर्ची। नहीं माँ, मैं सही से बनाऊंगी। मोहिनी रसोई घर में जाकर खाना बनाने लग जाती है। अब देखती हूँ ये कैसे पढ़ेगी। माँ, ये तुमने सही किया, तभी इसकी अक्लें ठिकाने आएगी। माँ, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। इसमें पूछना क्या,
चली जा मेरी लाडली। इधर सरोज घर से बाहर चली जाती है और मोहिनी इधर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान बना लेती है। कुछ ही देर में मोहल्ले की सारी औरतें खाना खाने आ जाती हैं। बहू, सभी के लिए खाना ले आओ। जी माँ, मैं अभी लाई। मोहिनी सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी औरतें बड़े चाव से खाना खाती हैं। तुम्हारी बहू ने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। क्यों नहीं बनाएगी? आखिरकार बहू भी तो मुखिया जी की है। इधर सभी औरतें खाना खा रही थी और मोहिनी अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ जाती है। कुछ ही देर में सभी औरतें खाना खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे हो महारानी, तेरे घर में खाना खिलाने के बाद साफ सफाई नहीं करते हैं क्या? या फिर मैं सारे बर्तनों को घूरे पे फेंकाऊं? माँ जी, मैं करती हूँ अभी सफाई। मोहिनी सारे बर्तनों की साफ सफाई करती है। सफाई करके वो अपने कमरे में जा रही थी, इतने में सरिता बोलती है। अब कहाँ चली महारानी? माँ, कमरे में। अच्छा, तुझे शाम नहीं दिख रही है? तू कमरे में चली जा, फिर रात का खाना कौन बनाएगा? वैसे भी मुखिया जी और शरद थके हारे आएंगे, उनको खाना जल्दी खिलाना पड़ता है। पहले रात का खाना बना, इसके बाद कमरे में जाना। जी माँ जी। मोहिनी फिर से रसोई घर में जाकर खाना बनाने लग जाती है। इधर मुखिया, शरद और सरोज भी घर आ जाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज कितनी पढ़ाई की है और परीक्षा की तैयारी तो अच्छे से चल रही है ना? हाँ, परंतु आज थोड़ा ज्यादा आ गया था, इस वजह से पढ़ नहीं पाई, लेकिन कल समय निकालकर जरूर पढ़ूंगी। सभी लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन, सरोज अपनी माँ से पढ़ाई की कहकर अपनी सहेलियों के साथ बाजार में घूमने जाया करती थी, क्योंकि सरोज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसको घूमना फिरना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ सरिता मोहिनी को पढ़ने नहीं देती थी, क्योंकि वो उसे दिन में कुछ न कुछ काम बता ही देती थी, जिससे वो रात के समय में अपनी पढ़ाई करती थी। पढ़ने का भी नहीं बोलती है, कहीं ये रात में तो नहीं पढ़ती है। इसको परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं होने दूंगी, इसके लिए तो कुछ प्रतिबंध करना पड़ेगा। सरिता उसके लिए योजना बनाती है और वो अपनी तैयारी के साथ सो जाती है। सुबह सबसे जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती है। वो अपनी सारी तैयारी कर लेती है। इस रसोई के दरवाजे पर मैंने तेल गिरा दिया है। अब महारानी जैसे ही रसोई घर में अंदर आएगी तो उसका पैर जैसे ही इस तेल पर जाएगा तो एकदम इस पर फिसलकर जमीन पर गिर जाएगी, जिससे एक आध हाथ पैर तो टूट ही जाएगा। जैसे ही वो मोहिनी को आती देखती है तो एकदम हड़बड़ाहट में रसोई घर में से बाहर निकलती है। सरिता ये भूल जाती है कि उसने दरवाजे पर तेल गिराया था, और जैसे ही सरिता का उस तेल पर पैर जाता है तो वो एकदम जमीन पर गिरती है धड़ाम, और पूरे घर में चीखने की आवाज आती है। अरे, मैं गिर गई, मेरा पैर, मेरा हाथ, हरी, सरोज, अरे शरद, अरे माँ जी गिर गईं। सभी लोग अपने अपने कमरे में से बाहर निकल आते हैं। सरिता को उठाकर उसके कमरे में लाया जाता है। कुछ ही देर में वैद्य आ जाते हैं। वेद जी, कब तक ठीक हो जाएगी मुखाइन? मुखिया जी, हाथ पैरों में गहरी चोट आई है, कुछ समय लगेगा हाथ पैरों को सही होने में। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। इधर सरिता से चोट की वजह से उठने की भी नहीं बन रही थी। लीजिए माँ जी, मैं आपको खाना खिला देती हूँ मेरे हाथों से। अच्छा, पहले मेरे हाथ पैर तोड़ दिए और अब अच्छा बनने के लिए मुझे खाना खिलाएगी? मैं नहीं खाती तेरे हाथों से। मेरी बेटी अभी मेरे पास है, वो खिला देंगी मुझे खाना। मैं नहीं खाती तेरे हाथों से। सरोज, तू मुझे खाना खिला दे। क्या बोल रही हो माँ?
मैं खाना खिलाऊं तुम्हें, वो भी मेरे हाथों से? छी, ये गंदा काम मुझसे नहीं होता। खाना खाना हो तो खा लो महारानी के हाथों से, वरना मरो भूखे। मैं तो चली अपनी सहेली के घर पढ़ने के लिए। मोहिनी सरिता से जोर जबरदस्ती करके सरिता को खाना खिला देती है। इधर सरोज सरिता के पास भी नहीं आती थी और ना ही सरिता से उसकी तबीयत के बारे में पूछती थी। इधर मोहिनी दिन और रात अपनी सास के पास ही रहती थी और उसकी चोटों पर दवाई का लेप लगाती और उसकी खूब देखभाल करती, और साथ ही साथ कुछ समय निकालकर अपनी पढ़ाई करती। कुछ दिनों बाद मोहिनी और सरिता की परीक्षाएं हो जाती हैं और वहीं सरिता की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की परीक्षाओं का परिणाम आ जाता है। देखो माँ पिताजी, मोहिनी पूरे विश्वविद्यालय में पहले स्थान से उत्तीर्ण किया है। इतने में ही मुखिया बोलता है, और बेटी सरोज, तुम्हारा परिणाम कैसा आया? मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाई। मुझे लगता है पिताजी किसी ने मेरी उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़खानी की है, इसी वजह से मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाई। मैं इसकी जांच कराऊंगी। बेटी, मेहनत करना पड़ता है। सहेलियों के साथ घूमने से उत्तीर्ण नहीं होते हैं, और ये परिणाम तुम्हारी माँ के लाड़ प्यार का है। इतना सुन सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मोहिनी से बोलती है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा और तेरे साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। तू बहू नहीं, आज से मेरी बेटी है। बेटी, तू जो चाहेगी वही होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी, बस आपका प्रेम मिल गया, वही मुझे सब कुछ मिल गया। और सुन, तू सरोज, आज से तू घर से बाहर नहीं जाएगी। अब बनी तुम असली माँ।